एवरीवन। आज का चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। और जिसके तो क्लास 9 से असली ज्योग्राफी शुरू होती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप मतलब इंडिया का ज्योग्राफिकल कैसे फॉर्म है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत बड़ा है हमारा देश और इसमें कई तरह के स्थलाकृतियां हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत तरह की हैं। तो इससे हमें एक ये डिसाइड करना पड़ता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम एक दिन में तो नहीं निपटा सकते। तो इसमें 2-3 क्लासेस इन्वॉल्व होंगी। और ज्योग्राफिकल फॉर्म्स जो हम देखते हैं अपने देश में, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है चूंकि हमारा देश, इसलिए कई तरह की स्थलाकृतियाँ यहाँ पर दिखती हैं। अगर आप नॉर्थ में देखें इंडिया के, अगर ये इस मैप पर देखिए कि नॉर्थ में अगर देखते हैं हम, तो हमें ये हिमालयन पर्वत दिखता है। और हिमालय पर्वत के अलावा इसके नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं तो उसके बाद हमारा मैदानी भाग शुरू होता है। और नीचे इस मैप में नहीं दिखाया गया, अगले मैप में देख लेंगे। पठार है हमारे पास। और जो साइड में समंदर के किनारे का एरिया है वो तटीय प्रदेश है। बीच में हमने जो देखा मैदानी क्षेत्र, वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, इन सब का जो है वो बेसिन एरिया है, जो उनके बहाव क्षेत्र में पड़ता है और वो कंप्लीट मैदानी भाग है। तो इसलिए हम पूरे भारत को कई भूभाग में बांट देते हैं ताकि हम उसके बारे में आसानी से पढ़ सकें। तो पहला जो है वो हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बीच में जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप गुजरात का पार्ट देखते हैं, राजस्थान का पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा मरुस्थल आता है जिसको हम थार मरुस्थल कहते हैं। और जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा समंदर के किनारे बसा हुआ है, वो तटीय मैदान है। इसके अलावा एक और पार्ट है जो हमारा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और अरब सागर में पड़ता है। इस मैप पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है और इस साइड जो है राइट साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल कितनी स्थलाकृतियां हो गई? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 तरह का हमने इसको स्थलाकृतियों में बांट लिया। अब हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे कि भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पे हिमालय की श्रृंखला है, जो पश्चिम में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और हिमालय सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ये ऊंची श्रृंखला है। अगर भारत का मैप देखें नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से हम ईस्ट जाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो है टोटल 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को तक फैली हुई है। ये तो हिमालय बहुत बड़ी श्रृंखला है। और हिमालय में अलग अलग ऊंचाई है, मतलब पहले जो है ऊपर, सबसे ऊपर देखें तो बृहत हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक श्रेणी है। तो इस तरह से हम हिमालय के अंदर भी कई सारा डिवीजन करते हैं। तो फिलहाल हम स्थलाकृतियों के डिवीजन पे बात करते हैं। जो हम हिमालय का देख रहे हैं कि 2400 किलोमीटर की लंबाई है और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। अरुणाचल में ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, 150 किलोमीटर है। अगर हम अक्षांश देशांतर के विस्तार पे देखें तो हम इसको फिर 3-4 भागों में बांट देते हैं। और सबसे जो ऊपरी श्रृंखला है, जो महान है, इनर पार्ट है, उसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसी में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं और 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊपर है। मतलब माउंट एवरेस्ट भी इसी में होगा, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। हालांकि ये चारों जो है इसमें से सिर्फ एक जो है वो भारत में पड़ता है, बाकी माउंट एवरेस्ट और मकालू और धौलागिरी जो है वो नेपाल में पड़ जाता है। अब हम देखेंगे कि हिमालय में सबसे ऊपर में, अब हिमालय में एक तो हमने अब देख लिया कि हमारे पास कंचनजंगा है और फिर नंगा पर्वत है, ये भी एक चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी है, नंदा देवी है, कॉमेट है, नामचा बरवा है, नामचा बरवा एक पास भी है, और गुरुला मंदाता। ये सब जो है ये आपके ग्रेटर हिमालय में सबसे ऊपर का जो हिमाद्री श्रृंखला है अपने, उसमें पड़ जाता है। जो ग्रेटर हिमालय है, जिसको अब हिंदी में कहेंगे तो महान हिमालय बोलेंगे, इसमें फोल्ड माउंटेन्स अभी बन ही रहे हैं। मतलब ये अभी भी जो है हिमालय का विस्तार
हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और काफी लंबे समय तक जब उसको अध्ययन किया जाता है तो कुछ सेंटीमीटर का जो है वो फर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें जितनी सारी क्योंकि ये श्रृंखला जो है बहुत ऊंची है तो बर्फ से सालों भर ढकी रहती है, और इसी से सारी हिमानियां निकलती हैं, जिसको हिमनद भी कह सकते हैं। ये गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सब इसी से निकलती है। इसमें इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आसाम में पड़ जाता है। मतलब इसके बाद हिमाद्री के साउथ में जब हम आते हैं तो हिमाद्री के बाद हम मध्य हिमालय कह सकते हैं, और मध्य हिमालय जो है आसाम और हिमाचल में पड़ रहा है। तो नॉर्थ में देखें तो हिमाचल से शुरू हो रहा है और फिर आसाम में पूरा फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो बृहद हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से कम है। ग्रेटर हिमालय में एवरेज क्या था, 6,000, और इसमें जो है 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर है। बृहद हिमालय का आपने देखा कि 400 से लेकर 150 किलोमीटर जो है इसका विड्थ होता है, लेकिन जो हिमाद्री के बाद जो निम्न हिमालय है उसमें 50 किलोमीटर ही एवरेज जो है उसका विड्थ जा रहा है। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियां मुख्य है, पंजाब श्रृंखला है, पंजाल पीर पंजाल है, धौलाधार है, और महाभारत श्रृंखला भी है। इसमें फिर कश्मीर की घाटी और हिमाचल का कांगड़ा और कुल्लू घाटी भी आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब भी आपको मौका मिले जरूर विजिट कीजिए। जो सबसे लास्ट में है, मतलब हिमालय का जो साउदर्न पार्ट है उसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का सबसे निचला भाग है, मतलब है तो ये भी पर्वत श्रृंखला ही, बट उसके बाद जो है मैदान की तरफ का स्लोप जो है ढलान पे आ जाता है, और 10 से लेके 50 किलोमीटर की विड्थ है, और ऊंचाई जो है वो भी बहुत कम है, वो 9,000 से 1,000 मीटर के बीच में है। अब इसमें जो है हिमालय को का कटाव शुरू हो गया है, क्योंकि नदियां ऊपर से आ रही हैं वो काट रही हैं, तो हिमालय जो है सदियों से जो है वो बढ़ भी रहा है, और बीच बीच में नदियां जो है उसको काट कर नीचे भी कर रही हैं। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, डिपॉजिट्स मिलेंगे, अवसाद मिलेगा, जो रिवर जो है नदियां बहते हुए जो अवसाद छोड़ के जाती हैं पत्थरों और पहाड़ों को तोड़ते हुए, तो हिमालय की जो घाटियां हैं बीच बीच में उनमें ये डिपॉजिट होता है, ये अवसाद जो है वो काफी उपजाऊ होता है, आप भी जानते हैं। तो उसमें बजरी जो है वो मोटा होता है, और जलोढ़ जो है एलुवियल सॉइल उसकी मोटी परत इसमें मिलती है। इसीलिए हिमालय की जो घाटियां हैं, मतलब बीच बीच में जो शिवालिक जैसे दून घाटी है, ये सब काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और जिसमें देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब जो है घाटियां हैं इनकी। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में जो है ये काराकोरम रेंज जो है ये बृहद हिमालय में आता है, और उसके बाद ये कैलाश श्रेणी है, ये फिर इंडिया से बाहर चला गया, ये नेपाल में आ गया। उसके बाद ये तिब्बत वाला पार्ट है जो अब चाइना के कब्जे में है। फिर लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट जो है ये यहाँ पे आ गया, जो निम्न हिमालय कहलाता है, ये ज्यादा जो है आसाम में आ जाता है। जो तीसरा है वो शिवालिक पार्ट है, इसकी ऊंचाई कम है, तो ये मैदान में धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आता है, और ये शुरू होता है आपको जम्मू कश्मीर से लेके, फिर इसमें बीच में अवसाद जो है इसके ऊपर गंगा यमुना का जमा हो रहा है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, और फिर इस साइड से जो है ब्रह्मपुत्र जो है, अब ब्रह्मपुत्र जो है नामचा बरवा के पास जो है अचानक से बहुत ऊंचे स्लोप से बिल्कुल नीचे गिरती है, और स्लोप के उल्टा जाती है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा महाखड्ड बनाती है जिसको ग्रैंड कैनियन कह सकते हैं। और इसी बात से ये प्रूव होता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय के बनने से पहले से वहां पे मौजूद है। ठीक इसी तरह जब आप इंडस रिवर को देखते हैं, सिंधु को देखते हैं, तो ये काराकोरम से निकलती है, और स्लोप जो है वो बिल्कुल उल्टा है, इस साइड जा रहा है, लेकिन सिंधु नदी जो है उस स्लोप से नीचे गिरते हुए फिर पंजाब पाकिस्तान को अपना बहाव देते हुए ये अरब सागर में जाती है। तो ये दोनों नदियां जो है वो हिमालय के आने से पहले से बनी हुई हैं। तो ये तो हो गया हमारा हिमालय का पार्ट। अब ये हिमालय का पार्ट जो है चूंकि काफी बड़ा है, 2400 किलोमीटर का है, तो इसलिए हम इसको फिर वेस्ट से ईस्ट भी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट डिवाइड करेंगे, उसमें सतलुज और सिंधु के बीच का जो पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय कहेंगे, क्योंकि 5 नदियों से ये के बहाव के बीच में है। पश्चिम से पूर्व फिर कश्मीर हिमालय है, फिर हिमाचल हिमालय है,
सतलुज और काली नदी के बीच में जो है वो कुमाऊं हिमालय है, और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है जो नेपाल में पड़ता है, और तीस्ता और देहांग, देहांग असम में है, उसके बीच में जो है वो असम हिमालय है। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें महाखड्ड बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, कहाँ पर, नामचावरवा के पास। एक और चीज है जो उत्तरी मैदान के बारे में बात करते हैं हम। उत्तरी मैदान अगर देखते हैं आप मैप में देखिएगा तो ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच, ये ब्राउन है। ब्राउन मतलब मैप में हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं ज्यादा हाइट वाली चीज को। ये मैदानी भाग जो है उसमें हिमालय से नदियां निकल रही हैं, और इधर जो विंध्य श्रेणी है, मालवा पठार है, उससे भी नदियां निकल रही हैं। ये दोनों जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इनका स्लोप, और नॉर्थ से, हिमालय से जो आ रहे हैं नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, तो इनका स्लोप अपोजिट साइड से। दोनों जो है ये बीच के पार्ट को अपना पानी देती है, इसको सींचती हुई काफी ज्यादा बहाव के साथ डिपॉजिट्स अवसाद जो है जमा करती है, और दोनों तरफ से जब जलोढ़ मिट्टी आती है तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा मैदानी भाग जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो बात करते हैं मैदानी भाग के बारे में। और अब इसमें कई बेसिन के रूप में इसको बांटते हैं, क्योंकि गंगा यमुना का जो है शुरू सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे गंगा यमुना का बहाव है, तो वो गंगा रिवर बेसिन कहलाता है। और फिर इसी तरह से सिंधु बेसिन है जो पाकिस्तान और पंजाब के पार्ट्स को अपना रिवर बेसिन बनाई हुई है, और उसके क्षेत्र में सिंधु और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं वो अपना जल लेकर आती हैं। इसी तरह ये उत्तरी मैदान भी जैसे हिमालय के पैरेलल में चल रहा है, तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 240 से लेके 320 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि ये मैदानी भाग है उसमें नदियां जो है अपना जल लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो क्या होगा, इधर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, इसलिए ये सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र का। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, और जलवायु जो है वो एग्रीकल्चर के अनुकूल है। अब उत्तरी पर्वतों से जो नदियां आती हैं वो धीरे धीरे, चूंकि वहां हिमालय में बहुत ऊंचाई थी तो उसका स्लोप की वजह से इनका स्पीड बहुत ज्यादा था। जब ये मैदानी भाग में आती है तो स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण क्या होता है कि बीच बीच में इनका बहाव जो है उसमें अवसाद जम जाता है, तो क्या होता है, अवरोध क्रिएट होता है। और अवरोध की वजह से क्या हुआ, जगह जगह अवसाद जम गया, तो फ्लो जो है वो एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से रुक जाएगा, फिर वो अपना रास्ता निकाल कर किसी और तरफ से बहने लगेगा। तो बीच बीच में जो है ये अवसाद जो है ये द्वीप बनाते हैं, इसको हम नदीय द्वीप कहते हैं। तो इसकी वजह से गंगा रिवर बेसिन में भी कई जगह नदी के द्वीप है। अब द्वीप बनने के कारण कारण क्या होता है, नदी की धाराएं बट जाती है। ये जो धाराएं बट जाती है कई भागों में, उनको हम वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे समंदर की तरफ नदियां जा रही हैं उनका स्लोप चूंकि बिल्कुल मंद हो चुका होता है, तो स्पीड भी कम हो जाती है, वितरिकाएं बढ़ती चली जाती। पंजाब का मैदान अगर देखें तो पंजाब के मैदान में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है मिलकर पंजाब बनाती हैं। पंजाब का बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, तो इस ये जो मैदानी भाग है सिंधु का, सिंधु रिवर बेसिन जो है उसका ज्यादा पार्ट जो है पाकिस्तान में। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन से हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास। अभी हाल में आपने सुना होगा कि व्यास रिवर में बहुत ज्यादा पानी की वजह से कुल्लू, पूरा का पूरा कुल्लू जो है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। गंगा का मैदान भी अभी जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाके में आ रहा है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। इस बार आपको पता है कि मानसून काफी अच्छा हुआ है और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को सींचता है। ये उत्तरी मैदान जो है वो भी बिल्कुल स्लोप मतलब इवन नहीं है, बराबर नहीं है, हर जगह थोड़ा थोड़ा जो है हाइट जो है उसका डिफरेंस है। और जहाँ पे हाइट डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बहुत जहाँ पे बिल्कुल मंद है, वहां पर क्या है, भावर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का एक भावर मिट्टी है। और जहाँ पे पानी जम रहा है बिल्कुल समंदर में जाने से पहले,
और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है आसानी से, वहां पे क्या होता है, पानी ज्यादा रह जाता है तो उससे दलदल उत्पन्न हो जाता है। और उस दलदली क्षेत्र को जो है तराई क्षेत्र बोला जाता है, और इसमें काफी घने जंगल हैं। हालांकि अब जो है वो जंगल काफी काटे जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है मैंग्रोव्स जो हैं वो खतरे में है। अगर आप मैंग्रोव के बारे में और जानना चाहें तो मेरे चैनल पे वीडियो है स्पेशली मैंग्रोव्स के बारे में। अब बाढ़ का जो क्षेत्र जिसमें हमेशा नई मिट्टी आती रहती है उसको जो है खादर कहा जाता है। तो ये खादर और बांगर के बारे में थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। खादर किसे कहते हैं, भांगर किसे कहते हैं, कंकर किसको कहते हैं। अब नदियों के बाढ़ में जो है ये सीट टाइप से, पट्टी टाइप से बनी रहती है जलोढ़ मिट्टी की। और अगर उसको सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का भांगर पार्ट है और यहाँ पे खादर पार्ट है, और ये दोनों पार्ट जो है बहुत ही उपजाऊ है। अब हम बात करते हैं प्लेट्यू की, जो प्रायद्वीपीय पार्ट है। क्योंकि अगर आप वापस अगर इस मैप को देखें तो इसमें जो इंडिया का मैप है ये कर्क रेखा के नीचे साउथ पार्ट जो है ये एक पेनिनसुलर डिजाइन में है, और दोनों तरफ जो है वो समंदर है। तीसरी तरफ भी समंदर है, ये हिंद महासागर है, और इस साइड अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो दोनों हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो इस दोनों में क्या होता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसकी बात करते हैं तो वो भारत का वो पार्ट है जो कि बहुत बहुत पुराना है। अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएं तो इंडिया के मैप का सबसे पुराना पार्ट जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है, जो कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट। अब गोंडवाना लैंड के बारे में जाने में आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम कभी और बात करते हैं क्योंकि वो बड़ी क्लासेस में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का। तो हम वापस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड है, और सेंट्रल हाईलैंड में जैसे कि विंध्या पार्ट है, मलय पर्वत है। यहाँ पे अगर आप जाए देखिए ये विंध्य श्रेणी है, मालवा का पठार है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, और ये महादेव पहाड़ियां, और ये पार्ट जो है साउथ का ये पूरा का पूरा दक्कन पठार है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और ये दक्कन प्लेट। तो जो सेंट्रल पार्ट है वो मालवा वाला पार्ट है, और बीच में नदियां हैं, जो नदियां इन दोनों को दो भाग में बांटती हैं। जो विंध्य श्रृंखला है, उसके बाद फिर सतपुड़ा श्रृंखला है, और उसके उत्तर पश्चिम में अरावली है। अरावली आप जानते हैं दिल्ली से भी होके गुजरती है, और अरावली का कुछ पार्ट जो है वो राजस्थान में है, जो मरुस्थल से ढक चुका है अब, क्योंकि वहां पे नहीं है जंगल। धीरे धीरे राजस्थान के मरुस्थल में वो मिल जाता है, मतलब स्लोप उसका नीचे होता चला जाता है। अब इस क्षेत्र में भी नदियां हैं, और नदियां किधर जा रही हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बह रही हैं।